कक्षा 10 के विद्यार्थियों का स्कूल ऑफ ऐप पर एक बार पुनः स्वागत है। और आज मैं आपके बीच कविता लेकर आया हूँ। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की उत्साह है और अट नहीं रही है। निराला, जैसा कि आप देख रहे हैं कि एक उद्धरण चिन्ह में बंद है। एक ऐसे कवि जो काफी निराले थे, काफी अनोखे थे, विचित्र थे। हिंदी साहित्य में जहां जहां निराला का नाम आता है वहां उन्हें बड़े आदर के साथ याद किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि हम संक्षिप्त चर्चा करें तो कवि निराला का जन्म 1899 को बंगाल के महिसादल में हुआ था और मूलतः ये उन्नाव उत्तर प्रदेश में रहते थे। गढ़ाकोला गांव, उन्नाव उत्तर प्रदेश। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, बात करें आज से 102 साल पहले की, 1918 की, जिस प्रकार देश वर्तमान समय में एक महामारी से जूझ रहा है, न केवल देश बल्कि पूरा विश्व। 1918 में भी एक ऐसी महामारी आई थी जिसका नाम था स्पेनिश फ्लू। इस महामारी में भारत के भी करोड़ों लोगों की जान गई थी और इन करोड़ों लोगों में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का लगभग पूरा परिवार शामिल था। पत्नी मनोहरा देवी का निधन हुआ, बड़े भाई के पुत्र का निधन हुआ, पुत्र का निधन हुआ, अर्थात सूर्यकांत त्रिपाठी अकेले बचे, या मैं ये कह सकते हैं उनके जीवन के सामने घोर अंधियारा था। जीवन कैसे बिताया जाए? मगर सूर्यकांत है जिसमें सूर्य की ओज थी, चमक थी, कांति यानी चमक, और सूर्य की चमक की भांति वे फीके नहीं पड़े, हताश नहीं हुए, निराश नहीं हुए। उन्होंने जीवन में कभी भी हार मानना नहीं सीखा। पत्नी की मृत्यु, पुत्री की मृत्यु, पुत्र की मृत्यु और परिवार में अनेक लोगों की मृत्यु के बावजूद वे खड़े रहे और मात्र 9वीं कक्षा तक ही वह पढ़ पाए। घर पर ही उन्होंने हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत आदि भाषाओं का ज्ञान ग्रहण किया। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला सबसे अधिक प्रभावित थे स्वामी विवेकानंद से। स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण परमहंस को वे अपने जीवन का आदर्श समझते थे और परमहंस मिशन से वे जुड़े भी रहे। अलावा इसके वे अरविंद दर्शन से काफी प्रभावित थे, महर्षि अरविंद के दर्शन से काफी प्रभावित थे। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला संगीत शास्त्र के गहरे अध्येता भी माने जाते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला साहित्य में पहले ऐसे कवि हैं जो मुक्तक शैली काव्य में लेकर आए। अर्थात सूर्यकांत त्रिपाठी निराला से पहले सभी साहित्यकार किसी न किसी छंद में कविताएं लिखते थे, मगर किसी भी प्रकार के छंद में कविता न लिखना और कविता का गेय शैली में होना, ऐसा कार्य मात्र सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने किया। इसी कारण इस मुक्तक शैली के आविष्कार के कारण ही सूर्यकांत त्रिपाठी को निराला कवि कहा जाता है। आपकी प्रमुख काव्य रचनाएं हैं अनामिका, गीतिका, कुकुरमुता, नए पत्ते और परिमल। ये आपकी प्रमुख काव्य रचनाएं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला एक ऐसे कवि हैं, ऐसे साहित्यकार हैं जिनकी लेखनी कहानियों में भी चली, उपन्यासों में भी चली, कविताओं में भी चली, निबंध में भी चली, अर्थात बहुमुखी प्रतिभा के कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला किस युग के कवि हैं इसकी चर्चा हम थोड़ी सी करेंगे। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला छायावाद के कवि हैं। छायावाद का समय हिंदी साहित्य में रहा है सन 1918 से 1936
और छायावाद के चार महत्वपूर्ण स्तंभ हैं या चार महत्वपूर्ण कवि हैं जिनको हम कह सकते हैं प्रसुमन। प्रसुमन जयशंकर प्रसाद, प्र से प्रसाद, सु से सुमित नंदन पंत, मैं से महादेवी वर्मा और न से निराला। ये चार महत्वपूर्ण कवि हैं जिन्होंने छायावाद के स्तंभ के रूप में जाने जाते हैं। प्रसाद को छायावाद का ब्रह्मा कहते हैं, पंत को छायावाद का विष्णु कहते हैं और निराला को छायावाद का महेश कहते हैं और महादेवी वर्मा को छायावाद की पार्वती उमा कहा जाता है। और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का प्रिय विषय बादल रहा है। कवि की अनामिका की जो कविताएं हैं वो सभी बादल को संबोधित है। प्रस्तुत कविता जिसका शीर्षक है उत्साह है, यह कविता भी बादलों को संबोधित है। उत्साह कविता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की एक ऐसी कविता है जो संबोधनात्मक शैली में लिखी है। प्रस्तुत कविता बादलों को संबोधित करते हुए कवि ने लिखी है। प्रस्तुत कविता के माध्यम से कवि समाज के उन शोषित, वंचित, अभावग्रस्त लोगों में क्रांति की भावना जगाना चाहता है। तो कवि क्या कहता है? एक आह्वान गीत है। उत्साह प्रश्न बन सकता है कि उत्साह किस प्रकार की कविता है। उत्साह एक आह्वान गीत है जो बादलों को संबोधित है और कवि प्रस्तुत कविता के माध्यम से समाज के वंचित, अभावग्रस्त, शोषित लोगों में क्रांति की भावना भरना चाहता है, उनमें जागृति की भावना भरना चाहता है। कैसे? कविता को पढ़कर देखते हैं। बादल गरजो, घेर घेर घोर गगन धाराधर ओ, ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना कैसे पाले, विद्युत छवि उर में कवि नव जीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो, बादल गरजो। देखिए, अगर आप और हम होते तो क्या कहते? बादल बरसो। मगर कवि क्या कह रहा है? बादल गरजो। और गरजने के लिए क्यों कह रहा है? क्योंकि गर्जना किसका प्रतीक है? क्रांति का प्रतीक है। कवि समाज में एक क्रांति लाना चाहता है। किन लोगों के लिए? जिन लोगों का शोषण हो रहा है, जो मजदूर हैं, जो अभावग्रस्त हैं, जो वंचित हैं, जो शोषित हैं, जो पीड़ित हैं, जो व्यथित हैं, उन लोगों में कवि सामाजिक क्रांति का आह्वान करना चाहता है। तो बादलों के माध्यम से कवि कहता है कि आप गरजो, बरसो नहीं, गरजो। गर्जना किसका प्रतीक है? क्रांति का। और कवि क्या कहता है? घेर घेर घोर गगन धाराधर ओ, कि धाराधर यानी बादल। ओ बादलों, घेर घेर, चारों ओर से घिर घिर कर आओ, घोर भयानक तरीके से, भयंकर तरीके से, डरावने तरीके से, अज्ञात दिशाओं से, चारों दिशाओं से आप घिर घिर कर आओ, ललित ललित काले घुंघराले। प्रश्न बन सकता है कि कवि ने बादलों की क्या विशेषता बताई है? कवि ने बादलों को ललित अर्थात काफी सुंदर बताया। आप काफी सुंदर हो, काले हो और घुंघराले हो। बादलों की विशेषता है कि वो काफी सुंदर है, काले हैं, घुंघराले हैं। बाल कल्पना कैसे पाले, विद्युत छवि उर्मी कवि नवजीवन वाले। इन दो पंक्तियों से प्रश्न बनता है और बार बार बनता है। बोर्ड में भी यहां से प्रश्न आने की संभावना प्रबल रहती है। प्रश्न क्या बनेगा? प्रश्न ये बनेगा कि कवि ने बादलों की तुलना किससे की है, वह क्यों की है? उत्तर कैसे? बाल कल्पना कैसे पाले, कवि ने बादलों की तुलना बालकों की कल्पनाओं से की है, छोटे बच्चों की कल्पनाओं से की है। क्यों की है? क्योंकि छोटे बच्चे की कल्पना अनंत होती है, वह अनंत तक सोचता है, वो कल्पना के अथाह सागर में डूबकर सोचता है। तो कवि कहता है कि आपकी कल्पनाएं भी अनंत है। बाल कल्पना के माध्यम से कवि कहना चाहता है कि बादलों की कल्पनाएं अनंत है, वे अनंत तक बरस सकते हैं, वे अनंत तक गरज सकते हैं, वे अनंत तक धरा पर हरियाली ला सकते हैं, वे अनंत तक
धरा पर समृद्धि ला सकते हैं, इसलिए कवि ने बादलों की तुलना बाल कल्पना से की है। अगली तुलना किसे की है? कवि ने बादलों की तुलना कवि नवजीवन से की है। यहां अगर कविता की गहराई में उतरे, गूढ़ रहस्य जाने, अर्थात छायावाद का दूसरा नाम रहस्यवाद है। छायावादी शैली से कविता लिखी हुई है। और रहस्य क्या है? नवजीवन के अपन दो अर्थ निकाल सकते हैं। पहला है नया जीवन, दूसरा है नया जल। अब नवजीवन को दो अर्थों में कैसे? देखिए, कवि के संदर्भ में सबसे पहले लेंगे कि कवि नवजीवन वाला कैसे होता है। कवि अपनी नई कविता के माध्यम से समाज में नई जागृति का संदेश देता है, उत्साह का संदेश देता है, समाज को आगे बढ़ने का संदेश देता है। तो ठीक इसी प्रकार अगर कवि की कोई नई कृति, नई रचना सामने आती है तो लोगों को जीवन जीने का नया मार्ग मिलता है। इसलिए कवि के संदर्भ में नवजीवन का अर्थ है नया जीवन। बादल के संदर्भ में अगर बादल धरा पर बरसेंगे, हरियाली होगी, समृद्धि होगी, खुशहाली होगी, नूतनता होगी। वो किस रूप में? बादल अगर बरसेंगे तो धरा को क्या मिलेगा? नया जल मिलेगा। और कवि और बादल दोनों क्या है? दोनों ही अपने हृदय में, उर का अर्थ है हृदय, विद्युत छवि को, अर्थात विद्युत छवि को, चमकीली गीतों को अपने हृदय में छिपा कर रखते हैं। और धरा पर दोनों ही क्या करते हैं? नव जीवन का संचार करते हैं। बादल नए जल के रूप में, कवि नए जीवन के रूप में। तो उम्मीद करता हूं कि रहस्यवादी इस कविता का अर्थ आप समझ गए होंगे। इस पंक्ति का अर्थ कि दोनों ही अपने हृदय में विद्युत रूपी छवि को छुपा कर रखते हैं और समाज को क्या देखते हैं? कवि क्या देता है? नया जीवन। बादल क्या देते हैं? नया जल। इस कारण कवि ने बादलों की तुलना कवि जीवन से भी की है। दोनों ही क्या करते हैं? वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो। कवि बहुत संघर्ष के बीच जीता है। समाज की तमाम विडंबनाएं अपने हृदय में रखता है। समाज में जितने भी दोष है अपने हृदय में रखता है। समाज में जितना भी दुराचार है अपने हृदय में रखता है। मगर दुराचार को कविता का विषय नहीं बनाता है। कविता का विषय बनाता है शिष्टाचार को, सदाचार को। तो क्या कह रहा है कि बादल और कवि दोनों ही कठोरता को अपने हृदय में छिपाते हैं और नूतनता को समाज के समक्ष रखते हैं। बादल किस रूप में? जल के रूप में। कवि किस रूप में? जीवन के रूप में। तो कवि ने कहा है कि आप अपनी कठोरता को छिपाकर नूतन कविता, अर्थात नए तरीके से फिर भर दो। बादल गरजो। कवि कह रहा है कि हे बादलों गरजो, अर्थात गर्जना क्रांति का प्रतीक है, एक आह्वान गीत है जो बादलों को संबोधित है। प्रस्तुत कविता के माध्यम से कवि समाज के उपेक्षित, वंचित, अभावग्रस्त लोगों में जागृति की भावना भरना चाहता है, उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ना चाहता है, क्योंकि कवि निराला है। दूसरा है विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निदाग के सकल जन आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो। बादल गरजो। क्या कह रहा है कि जब तक आप नहीं आए थे, बादल जब तक आप नहीं आए थे तब तक क्या था? विकल विकल, विकल का अर्थ है व्याकुल। मनुष्य काफी व्याकुल थे, बेचैन थे, उन्हें आराम नहीं था। उन्मन, उन्मन का अर्थ है मन नहीं लगना। उनका किसी भी कार्य में मन नहीं लग रहा था। और जब आप आए तो आपने क्या किया? विश्व के निदाग के सकल जन, निदाग यानी गर्मी, आपने विश्व रूपी गर्मी का, सकल यानी समस्त, जन यानी व्यक्ति, समस्त व्यक्तियों के गर्मी का, संपूर्ण विश्व की गर्मी का क्या कर लिया? हरण कर लिया। अर्थात जब बादल बरसते हैं तो गर्मी एक बार कुछ समय के लिए विदा ले लेती है और बादल के साथ कुछ ठंडक आती है। आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन। हे बादलों, आप पता नहीं किस दिशा से आते हो, अनंत तक आते हो और धरती पर हरियाली, खुशहाली, समृद्धि, संपन्नता फैलाकर चले जाते हो। आपकी कोई एक निश्चित दिशा नहीं है और आप क्या करते हो? आप तप्त धरा,
तपती भूमि को, जो तपन से ग्रसित है, जो गर्मी से ग्रसित है, उसको क्या अपने जल से क्या कर देते हो, शीतल कर देते हो, शीतलता प्रदान कर देते हो, समृद्धि प्रदान कर देते हो। इसलिए आप में अनंत शक्तियां हैं, आप में अनंत रहस्य हैं, आप अनंत तक किसी के भी जीवन को बदल सकते हो। तो बादल गरजो, अर्थात गर्जना किसका प्रतीक है, क्रांति का प्रतीक है। कभी बादलों को गरजने के लिए नहीं कह रहा है, बल्कि बरसने के लिए, बरसने के लिए नहीं कह रहा, बल्कि गर्जने के लिए कह रहा है। क्योंकि कवि का मानना है कि अगर समाज में समानता स्थापित करनी है, समाज में अगर शोषित वर्ग को उठाना है, तो गर्जना जरूरी है। और गर्जना का अर्थ है कि शोषित वर्ग को क्रांति के माध्यम से समाज की मुख्य धारा से जोड़ा जाए। कार्ल मार्क्स भी यही कहते हैं कि हे विश्व के मजदूरों, संगठित हो जाओ, एक हो जाओ। खोने के लिए आपके पास कुछ भी नहीं है और पाने के लिए पूरा विश्व पड़ा है। ठीक ऐसा ही संदेश प्रस्तुत कविता देती है। और प्रश्न बात करें काव्य सौंदर्य की, तो कवि की कविता की काव्य सौंदर्य में कवि ने सामाजिक क्रांति का आह्वान किया है, नंबर 1। नंबर 2, खड़ी बोली कविता का प्रयोग बहुत ही सुंदर है। नंबर 3, कवि की कविता तत्सम शब्दावली युक्त है। जैसे ललित, ललित तत्सम शब्द है, तत्सम शब्द है, तत्सम शब्द है, तत्सम शब्द है, तत्सम शब्द है। और नवजीवन तत्सम शब्द है, वज्र तत्सम जीवन है, और तत्सम शब्दावली युक्त है। उसके बाद कवि की कविता वीर रस से युक्त है। और जहां वीर रस होता है वहां गुण स्वतः कौन सा होता है, काव्य गुण, ओज गुण। रस कौन सा, वीर रस। अलावा इसके प्रस्तुत कविता में अलंकारों की बात करें तो घेर घेर घोर गगन, घय घय वर्ण की आवृत्ति हो रही है, अनुप्रास अलंकार की व्याप्ति है। अलावा इसके बाल कल्पना के से पहले से आ रहा है, सा सी से समश्रिष्ट जहां आता है, उपमा अलंकार। अलावा इसके बादलों को मानव रूप में दिखाया है कि वे विद्युत छवि को अपने हृदय में छिपाते हैं, वे वज्रता को अपने हृदय में छिपाते हैं, तो मानवीकरण अलंकार। अलावा इसके ललित ललित और विकल विकल पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, यह है इसमें मुख्यतः अलंकार। वीररसाई कविता नाद सौंदर्य युक्त है, अर्थात कविता में आवाज दृष्टिगोचर होती है, ये कवि की मुख्य विशेषता है। प्रस्तुत कविता मुक्तक छंद में लिखी है, बावजूद इसके ये गेय शैली में इसको गाया जा सकता है, मुक्तक छंद में होते हुए गेय शैली युक्त है, ये कवि की कविता की मुख्य विशेषता है। तो इस प्रकार से प्रश्न और भी बनेंगे। गर्जने के लिए क्यों कह रहा है, क्रांति हेतु। और बादल को चारों दिशाओं से गिरकर आने के लिए क्यों कह रहा है, क्योंकि समाज में कवि समरसता स्थापित, समानता स्थापित करना चाहता है। बादलों की क्या क्या विशेषताएं हैं, वो काले हैं, घुंघराले हैं, सुंदर हैं। बादलों की तुलना किससे की है, बालकों की कल्पना से और विद्युत छवि से। और इसके अलावा बादल क्या करते हैं, विश्व की गर्मी का संपूर्ण रूप से हरण कर लेते हैं। किधर से आते हैं, अज्ञात दिशाओं से आते हैं, अनंत तक आते हैं। कार्यकारी क्या करते हैं, जो तपती धरा है उसको पुनः शीतल कर देते हैं। इस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं। एक उत्साह किस प्रकार की कविता है, उत्साह एक आह्वान गीत है जो बादलों को संबोधित है, और प्रतीक अर्थ में ये क्रांति को अपने भीतर संजोती है। दूसरी कविता है निराला की अट नहीं रही है। अट का अर्थ होता है शोभा सीमित नहीं है। शोभा का अर्थ है सुंदरता, कि सुंदरता सीमित नहीं है, बहुत अधिक है। और भारतीय संस्कृति में सबसे सुंदर महीना कौन सा माना गया है, भारतीय संस्कृति में विक्रम संवत के अनुसार जो कैलेंडर है उसमें सबसे सुंदर महीना माना गया है फाल्गुन को, जो कि अंतिम महीना है। यह वह महीना है जिसमें वसंत ऋतु का सौंदर्य चरम पर होता है। इस कारण ये सबसे सुंदर महीना, ये वह महीना है जिसमें हम होली नामक रंगों का त्योहार मनाते हैं, इस कारण भी ये सुंदर है। और फाल्गुन अर्जुन का भी पर्यायवाची है, महाभारत के जो पात्र हैं अर्जुन। तो
फाल्गुन महीना भारतीय संस्कृति का सबसे सुंदर महीना है। इस महीने की क्या विशेषता है? अट नहीं रही है, अर्थात शोभा सीमित नहीं हो रही है। आभा फागुन की तन सट नहीं रही है। आभा, आभा यानी चमक, फागुन की तन अर्थात फागुन का शारीरिक सौंदर्य। फागुन को एक मनुष्य की तरह बताया कवि ने कि तेरा शारीरिक सौंदर्य इतना तेज है कि तेरी चमक लगातार तुझे सुंदरता प्रदान करती है, और वो सुंदरता सट नहीं रही है, अर्थात सीमित नहीं हो पा रही है, छोटी नहीं हो पा रही है, बढ़ती जा रही है। हे फाल्गुन, तुम कितने सुंदर हो। फाल्गुन के महीने में क्या होता है? कहीं सांस लेते हो आप, चाहे कहीं पर भी हो, खेत में, खलिहान में, घर पर, बाजार में, कहीं पर भी हो, जहां कहीं आप सांस लेते हैं तो आप मधुर महक अपने चारों ओर पाते हैं, घर घर भर देते हो। क्या? महक से। कौन सी महक? सुगंध से। आप सुगंध से हर घर को भर देते हो। हे फागुन, तुम कितने सुंदर हो। आंख हटाता हूं तो हट नहीं रही है। फाल्गुन, आप इतने सुंदर हो कि तेरे सौंदर्य से, तेरी सुंदरता से मैं कुछ पलों के लिए अगर आंख हटाने की कोशिश करता हूं तो वो हट नहीं पा रही है। तुम इतने सुंदर हो। क्या ऐसा क्या देखता है कभी फाल्गुन में सुंदरता? आप क्यों नहीं देख पाते? आप और हम फाल्गुन में, श्रावण में सुंदरता नहीं देख पाते, इसी कारण तो महामारी से ग्रसित है। आइए प्रयास करें कि फाल्गुन में ऐसा कवि क्या देखता होगा। फाल्गुन में ऐसा कवि की देखता है कि सरसों पर पीले पीले फूल आए हुए हैं, चने के ऊपर गुलाबी फूल आए हुए हैं, और गेहूं की फसल में बालियां आई हुई हैं जो कि पकने के कगार पर है। अलावा इसके जो अन्य फसलें हैं जिनमें हम चर्चा कर सकते हैं, जैसे सब्जियों की चर्चा कर सकते हैं, ऐसे फूल आए हुए हैं। हम पौधों की तरफ देखें तो ऐसे वो पौधे हरे भरे हैं, जिन पर कोंपल थी, वो कोंपल अब फूल बनने की ओर अग्रसर हैं। ये तमाम विशेषताएं आप किस में देखते हैं? फाल्गुन में। तो कवि कह रहा है कि तेरे सौंदर्य से आंख हटाता हूं तो हट नहीं पा रही है। क्या देख पा रहा है? पत्तों से ढकी डाल। वसंत ऋतु जो माघ शुक्ल पंचमी को शुरू होती है और माघ के बाद महीना फाल्गुन आता है, तो जो अपने शैशव अवस्था में होती है ऋतु, बाल्यकाल में जो ऋतु होती है, वो ऋतु फाल्गुन आते आते युवावस्था में आ जाती है। जो कोंपल होती है वो फूल के रूप में, वो पत्ते के रूप में हमारे सामने आती है। तो पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी डाल, कहीं लाल डाल, कहीं पड़ी है उर में मंद गंध पुष्पमाल। हे फाल्गुन, तेरे हृदय में कहीं उर यानी हृदय, मंद धीमी धीमी गंध, खुशबू, महक, सुगंधित वातावरण। कैसा? फूलों की माला का। तेरे हृदय में फूलों की माला का वातावरण अत्यंत दर्शनीय है, शोभनीय है, सुंदर है। पाठ पाठ शोभाश्री। पाठ पाठ का मतलब है जगह जगह, जगह जगह अर्थात हर जगह, अव्ययभाव समास है। पाठ पाठ शोभा, शोभा यानी सुंदरता, सुंदरता से अर्थात श्री यानी लक्ष्मी, श्री यानी सब कुछ, श्री यानी रमा। पाठ पाठ जगह जगह सुंदरता से ग्रसित हो जाता है, सुंदरता से युक्त हो जाता है। और ये सुंदरता पट नहीं रही है, सीमित नहीं हो रही है, कम नहीं हो रही है, बल्कि बढ़ती जा रही है। तो प्रस्तुत कविता के माध्यम से, जिसका शीर्षक है अट नहीं रही है, कवि ने फाल्गुन के सौंदर्य का वर्णन किया है। और कवि की नजर में यह महीना ऐसा है कि जहां हम कहीं सांस लेते हैं तो महक अपने चारों ओर पाते हैं। इस सौंदर्य से आंख हटाए भी नहीं हट पा रही है। और वसंत ऋतु का सौंदर्य चरम पर होता है। पत्र डाल होती है, कहीं हरी तो कहीं लाल होती है, और मंद मंद गंध, मंद मंद महक, मंद मंद खुशबू सभी को आकर्षित करती है। और फाल्गुन महीने में हर जगह शोभा, सुंदरता से ग्रसित होता है, और ये सुंदरता किसी भी रूप में कम नहीं हो रही है। और इस प्रकार से हम इससे काव्य सौंदर्य की चर्चा करें तो प्रस्तुत कविता में रहस्यवादी भावना प्रकट हुई है, जो छायावाद की मुख्य विशेषता है। भाषा गेय शैली में अर्थात कविता को गाया जा सकता है, खड़ी बोली युक्त है। और इस कविता का गुण जहां ओज था, किसका?
उत्साह कविता गुण ओजता, इस गुण का जो इस कविता का गुण है वो प्रसाद गुण है। कवि ने मुहावरेदार शैली में इसको व्यक्त किया है, अर्थात मुहावरेदार शैली का मतलब जैसे घर घर भर देना, आंख हटाना, है ना, ये मुहावरेदार शैली है। और पट नहीं रही है, सुंदरता कम नहीं हो रही है। अलावा इसके कवि की कविता में अनुप्रास अलंकार की व्याप्ति हुई है। और अनुप्रास अलंकार हम देखते हैं तो जैसे कहीं हरी कहीं लाल, कैवरण की आवर्ती, पुष्पमाल, पाठ पाठ पैवरण की आवर्ती, और अलावा पाठ पाठ आ गया तो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार अपने आप आ गया, और घर घर आ गया तो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार अपने आप आ गया। अलावा इसके फाल्गुन को एक मनुष्य की तरह सुंदर दिखाया, तो पूरी कविता किसमें है? मानवीय कण अलंकार में व्यक्त हुई है, मुक्तक छंद में लिखी है। ये इसका काव्य सौंदर्य है, और यहाँ पर फाल्गुन मास की सुंदरता का सरस वर्णन किया गया है, और उत्साह कविता में क्रांति की भावना जगाना चाहता है। इस प्रकार हमारे पाठ्यक्रम में निराला की ये 2 कविताएं थी, उत्साह और अठनेरी। इन दोनों कविताओं का अपन ने विस्तार से अध्ययन किया है। आप बार बार इस कविता के अर्थ को ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास करें, और कविता बहुत ही संक्षिप्त है, बड़ी नहीं है, और बहुत गूढ़ संदेश, रहस्यवादी संदेश इनमें से उभर कर सामने आता है। और हमने काव्य सौंदर्य की चर्चा कर ली है। उम्मीद करता हूँ कि अच्छी तरीके समझ में आ गई होगी। असाइनमेंट के रूप में जल्दी आपको प्रश्नों के उत्तर, मैं प्रश्न भेज रहा हूँ जिनके उत्तर आपको खोज कर लिखने हैं या बना कर लिखने हैं। और आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।